एक बार प्लीज बताएंगे मुझे। सर टेट्रापोड्स पढ़ा था। अच्छा, टेट्रापोडा में स्टार्ट करना था ना। यस सर। राइट। तो हमें कॉर्डेटा हम लोग पढ़ रहे थे, कॉर्डेटा में हमारा टेट्रापोडा रहता था। ठीक। तो टेट्रापोडा में हमने अभी पाइसिस नहीं पढ़ा था ना, पाइसिस, सॉरी वो एम्फीबियंस। एम्फीबियन लिखाया था क्या, मैंने करवाया था कुछ एम्फीबियंस में? नो सर, अभी पाइसेस ही खत्म किया। अच्छा ठीक है, पाइसिस ही खत्म किया था हमने टेट्रापोडा में। एम्फीबियन से स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं क्योंकि अब बाकी लोग लेट कर रहे हैं काफी। तो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे क्लास एम्फीबिया। एम्फीबिया में फ्रॉग आते हैं, ये हमको पता है। क्लास एम्फीबिया तो नोट करिए, दे आर दी कोल्ड ब्लडेड एनिमल। दे आर दी कोल्ड ब्लडेड एनिमल। तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल कौन होते हैं? तो जो अपने बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते। राइट राइट, जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते उनको हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल बोलते हैं, है ना। तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल वही होते हैं जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते। मींस रेगुलेट ना कर पाने का मतलब होता है कि वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते। एक्सटर्नल टेम्परेचर अगर कम होगा तो उनका बॉडी का टेम्परेचर भी चेंज होगा, ऐसे उनमें होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट नोट करेंगे, दे आर एम्फीबियस इन नेचर। दे आर एम्फीबियस इन नेचर, दैट इज they are amphibious in nature, that is they are found in both, that is found in both water and land. Next point, body is divided into head and trunk, means इनमें neck नहीं पाई जाती। body is divided into head and trunk. Next point, they do not have, एक मिनट, next point, the pair of fins, the pair of fins are absent, the pair of fins are absent. तो इनमें जो फिन्स होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं, जैसे फिशेस में पाए जाते हैं। अब देखो मैं आपको मेटामॉर्फोसिस वाले फ्रॉग की थोड़ा सा दिखा दूं, वही मैं एक्चुअली दिखाना चाह रहा था आपको। तो मैं आपको फ्रॉग की मेटामॉर्फोसिस दिखाता हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी होगी। मेटामॉर्फोसिस,
देखो, तो फ्रॉग के मेटामॉर्फोसिस में आप देखोगे, पहले क्या होता है, एग्स एम्ब्रियो में फर्टिलाइज होने के बाद एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। फिर क्या होते हैं, इस तरह के लार्वा में कन्वर्ट होते हैं, इसको हम टैडपोल लार्वा बोलते हैं। तो टैडपोल लार्वा जो होता है, ये बिल्कुल फिश के लार्वा के जैसा दिखाई देता है, फिश के बच्चों के जैसा, बिल्कुल सिमिलरिटी होती है, बिल्कुल वैसे ही होता है। टैडपोल फिर इसमें देख रहे हैं आप, पहले फ्रंट डेवलप 2 लेग्स डेवलप हो जाते हैं, है ना? और पीछे टेल रहती है। धीरे-धीरे क्या होती है, टैडपोल लार्वा विथ 4 लेग्स, तो 4 लेग हो जाते हैं, फिर टेल धीरे-धीरे कम होने लगती है, गायब होने लगती है। और शॉर्ट टेल होती है, फिर फाइनली ये टेल बिल्कुल से गायब हो जाती है। दिस प्रोसेस कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। एक बात बता दूं, अगर पानी में आयोडीन की कमी हो जाए, वाटर में आयोडीन की कमी हो जाए, तो टैडपोल में मेटामॉर्फोसिस, मतलब फ्रॉग में मेटामॉर्फोसिस नहीं हो सकती। ये कई बारी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो आगे नोट करो। नेक्स्ट, द गिल्स आर प्रेजेंट, द गिल्स आर प्रेजेंट एट लीस्ट द लार्वल स्टेज। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो टैडपोल लार्वा होता है, इसमें गिल्स भी पाए जाते हैं। गिल्स आर प्रेजेंट एट लीस्ट इन लार्वल स्टेज। तो लार्वल स्टेज में गिल्स पाए जाते हैं, धीरे-धीरे गिल्स गायब हो जाते हैं, और जब इनके गिल्स गायब हो जाते हैं, है ना? तो ये रेस्पिरेशन किससे करने लगते हैं? ये लंग से रेस्पिरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर लंग्स, स्किन एंड गिल्स। Respiratory organs are lungs, skin, and gills. Respiratory organs are lungs, skin, and gills. Next point. The heart is three-chambered. मतलब 2 auricle और 1 ventricle होता है. The heart is three-chambered. Exception इसमें जिसमें 4 chamber heart पाया था, किसमें पाया था? एम्फीबियन में एक ही एक्सेप्शन है. है क्या कोई? नहीं, एम्फीबियन में एक्सेप्शन है, बताओ, है क्या? नहीं, एम्फीबियन में एक्सेप्शन नहीं है। रेप्टाइल में यस सर। कौन सा? क्रोकोडाइल। राइट, रेप्टाइल में क्रोकोडाइल, ठीक है। तो एम्फीबियन रेप्टाइल दोनों में 3 चैम्बर हार्ट पाए जाते हैं। 3 चैम्बर हार्ट वाले जितने ऑर्गेनिज्म उसमें एक ही एक्सेप्शन है, क्रोकोडाइल, है ना? सैलामेंडर में भी 3 चैम्बर ही हार्ट पाए जाते हैं, वो थोड़ा सा ज्यादा डिवाइड होता है, लेकिन वो 4 चैम्बर नहीं होता, ठीक है। तो सैलामेंडर में भी, और अभी मैं आपको बताऊंगा तो बता दूंगा एम्फीबियन में। सैलामेंडर का नाम सुना हुआ है? सैलामेंडर क्या होता है? डू यू हैव एनी आइडिया? क्वेश्चन आता है इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। यस सर। सैलामेंडर लिजार्ड की तरह होता है, लेकिन वो एम्फीबियन होता है। उसकी खास बात क्या होती है? वो बर्थ लेते ही रिप्रोडक्शन करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। दैट इज द पिक्यूलियरिटी ऑफ सैलामेंडर, है ना? मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ, सैलामेंडर। तो यार सबसे पहले सबसे मेन चीज तो आप याद रखना कि सैलामेंडर रेप्टाइल नहीं है, ये एम्फीबियन है, पहली बात। दूसरी चीज, दे आर यंग वन, हैव कैपेबिलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन। यंग वन मतलब पैदा होती, जस्ट बर्थ लेते ही वो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी के साथ ही पैदा होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ब्लैडर and reproductive tract. Alimentary canal, urinary bladder, and reproductive tract. They open into reproductive tract. They open into a common chamber called, क्या बोलते हैं इसे? क्लोएका। तो क्लोएका क्या होता है? ऐसा कोई भी चेंबर या ऐसा कोई भी पोर जो कि जिसमें कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, एलिमेंट्री कैनाल और एक्सक्रीटरी ट्रैक्ट, ये तीनों एक साथ खुले, ऐसे पोर को हम लोग क्लोएका कहते हैं। राइट, नेक्स्ट वन। ईयर इज इंटरनल, ईयर इज इंटरनल एंड दे आर कवर्ड बाई ए मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे छेद पाए जाते हैं, इसमें कान पाए जाते हैं, और ये इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है कि पानी ना चला जाए। एंड दे आर कवर्ड बाई ए मेम्ब्रेन कॉल्ड टिम्पैनम। ये हमारे कान में भी पाई जाती है, जिसको कि ईयर ड्रम कहते हैं। एंड दे आर कवर्ड बाई ए मेम्ब्रेन टिम्पैनम। नेक्स्ट पॉइंट, द फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, the fertilization is external. However, in salamander, fertilization is internal. Fertilization exception है, fertilization is internal and they are viviparous.
क्या मतलब हुआ? एंड दे आर विविपेरस। बताइए भाई क्या मतलब हुआ? मैम बर्थ देते हैं बेबीज को डायरेक्ट। राइट, वो अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं, वो एग के थ्रू बर्थ नहीं देते हैं। ठीक है, क्लियर? तो ये हो गया हमारे क्या, रेप्टाइल्स हो गए, ये एम्फीबियंस हो गए। अब नेक्स्ट आते हैं रेप्टिलिया, रेप्टाइल्स। ठीक, अब रेप्टाइल देख लेते हैं। आप सबको हालांकि पता है, स्टिल मैं आपको कोई ना कोई डायग्राम दिखा देता हूँ रेप्टाइल का। तो रेप्टिलियंस की खास बात होती है, देखो ये रहे रेप्टाइल्स, है ना? तो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, एग्स ले करते हैं, है ना? एंड टीथ आर स्मॉल, शेप एंड साइज, टफ ड्राई स्किन होती है। इनकी स्किन में स्केल पाए जाते हैं। ऊपर जो आपको डिजाइन दिखाई दे रही है ना, इसको हम स्केल्स बोलते हैं। देखो टर्टाइज में भी स्केल पाए जाते हैं, है ना? और टर्टल में भी स्केल पाए जाते हैं, कैमलियन में भी स्केल्स पाए जाते हैं, स्नेक में भी स्केल पाए जाते हैं। तो ये इनकी खास बात होती है, नोट करेंगे। रेप्टाइल्स आर द क्रीपिंग एंड burrowing. Reptiles are the creeping and burrowing cold-blooded animal. Reptiles are the creeping, burrowing and cold-blooded animal. Full stop. इसी में लिखेंगे they have scales, they have scales on their epidermis. नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन कई बार कई सारे कॉम्पिटिशन में पूछा गया। स्किन इज ड्राई, रफ, अंडरलाइन करेंगे विदाउट ग्लैंड। स्किन इज ड्राई, रफ एंड विदाउट ग्लैंड। तो देखो, जो अब आप बोलोगे कि सर इसमें ग्लैंड नहीं, तो ग्लैंड फिर किसमें थे? एम्फीबियंस में ग्लैंड पाए जाते हैं। तो उससे क्या होता है, म्यूकस सीक्रेट होता रहता है, जिससे क्या होता है, उनकी स्किन चिकनी रहती है और जेल की तरह होती है। आप फ्रॉग को पकड़ोगे, वो आपके हाथ से फिसल जाएगा। रीजन क्या होता है कि फ्रॉग की जो स्किन होती है उसके ऊपर म्यूकस सीक्रेट होता रहता है, जिससे उनकी स्किन के ऊपर म्यूकस, वो दुश्मनों से बचने के लिए, अपने प्रे से बचने के लिए इस म्यूकस सीक्रेट करते रहते हैं, और वो उनकी स्किन को ड्राई नहीं होने देते। तो उनकी स्लाइमी स्किन होती है, क्योंकि उनकी स्किन में ग्लैंड पाए जाते हैं। यहाँ पे इनकी स्किन जो होती है वो रफ होती है ना, क्योंकि लैंड के लिए ज्यादा सुटेबल होते हैं, इसलिए इनकी रफ होती है और इसमें कोई ग्लैंड नहीं पाए जाते। तो स्किन इज ड्राई, रफ एंड विदाउट ग्लैंड। नेक्स्ट पॉइंट, स्नेक एंड लिजार्ड shed their scale. Snake and lizard shed their scales after a time period as skin cast. As skin cast, तो अपनी स्किन छोड़ देते हैं, as skin cast. Next point, they do not respire by means of gills. They do not respire by means of gills. They do not respire by means of gills. Next, respiration always takes place through respiration always takes place through the lungs. Respiration always takes place through the lungs. Next point, Sir, respiration takes place through lungs, lungs beta, lungs. Next point, except snake, there are two pair of limbs. Except snake, there are two pair of limbs. Except snake, there are two pair of limbs. Next point, heart is
Heart is three chambered, except in crocodile. Heart is three chambered, except in crocodile. Next, RBC have nucleus. RBC have nucleus. तो आरबीसी में क्या होता है, इनके न्यूक्लियस पाई जाती है, ठीक है। हमारी आपके आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाई जाती है ना। नेक्स्ट पॉइंट, ईच ईयर कंसिस्ट ऑफ एक्सटर्नल, मिडिल एंड इंटरनल पार्ट। ईच ईयर कंसिस्ट ऑफ एक्सटर्नल, मिडिल एंड इंटरनल पार्ट। अंडरलाइन करके लिखेंगे, स्नेक्स डू नॉट हैव ईयर। स्नेक्स डू नॉट हैव ईयर। नेक्स्ट, एक और इंपॉर्टेंट चीज देख लो, टॉर्टॉइस मेनली फीड ऑन वेजिटेशन। तो टॉर्टॉइस मेनली जो होते हैं ये वेजिटेरियन होते हैं। टॉर्टॉइस मेनली फीड ऑन वेजिटेशन। नेक्स्ट, reptiles are oviparous. Reptiles are oviparous. नेक्स्ट आ जाते हैं भाई साहब एप्स पे, है ना, बर्ड्स, ठीक है। तो बर्ड्स में एक चीज इंपॉर्टेंट है जो बर्ड्स में देखना मैं आपको दिखाना चाहूंगा। बर्ड्स का रेस्पिरेटरी सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट होता है बाकियों के रेस्पिरेटरी सिस्टम से। मैं बर्ड्स के आपको लंग्स दिखाना चाहूंगा, बर्ड्स के लंग्स कैसे होते हैं। तो देखो जो एप्स होते हैं, इनके लंग्स में बलून जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। और खास बात क्या होती है, ये इनको उड़ने में हेल्प करते हैं, बायोन्सी प्रोवाइड कराते हैं। ये एप्स की खास बात होती है बर्ड्स की। और डाइजेस्टिव सिस्टम इनका थोड़ा सा डिफरेंट होता है बाकियों के कंपैरिजन में। तो कोई सही सा डायग्राम मैं आपको दिखाता हूँ। नॉट बैड। बर्ड्स में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे माउथ के बाद ये इसका ईसोफेगस हो गया और यहाँ पे क्रॉप होता है। कोई बता सकता है क्रॉप का क्या काम होता है? क्रॉप बोलो भाई। क्रॉप बर्ड्स में पाया जाता है। हाँ दीदी, अच्छा एलिशा क्या बोल रहे हैं? जब सिंग करते होंगे लाइक व्हेन दे स्पीक तो उसमें हेल्प करता होगा, जैसे कि नहीं, वो एक्चुअली क्या है, वो सायरेंग्स है। हमारे आप में लैरिंग्स पाया जाता है जिसे हम आप बोलते हैं, और इनमें सायरेंग्स पाया जाता है।
तो वो सिंगिंग में इनको हेल्प करता है, वो इनकी वोकल कॉर्ड होती है। सर स्टोरेज फॉर फूड में हेल्प राइट, करता है। ये जल्दी 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 जब दाना चुगते हैं तो क्या करते हैं, क्रॉप में स्टोर कर लेते हैं। एक और खास बात बताऊं, जो पिजन होती है वो क्या करती है, दानों के साथ में स्टोन्स भी खाती है। क्रॉप का मेनली फंक्शन होता है स्टोर करना, है ना। उसके बाद क्या होता है, ये क्रॉप के बाद फिर क्या करती है, उसको थोड़ा सा चबा करके स्टमक में डालती है। स्टमक में डाइजेशन शुरू होता है। गिजार्ड क्या होता है, गिजार्ड क्रश करने का काम करता है ना। तो और अगर कोई पूछे कि भाई पिजन ये स्टोन्स क्यों खाती है, तो फूड को क्रश करने के लिए स्टोन खाती है, जिससे फूड जल्दी क्रश हो जाता है ना, डाइजेशन में हेल्प मिलती है। ये इसके इंटेस्टाइन हो गई, ये एनस वाला पार्ट हो गया, यही एनस वाला पार्ट है, और यहीं से वो एग ले करती हैं, इसीलिए दोनों रिप्रोडक्टिव और एक्सक्रीटरी पार्ट दोनों एक है, इसीलिए यहाँ पे भी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोएका कहेंगे। राइट, तो ये हो गया इसका, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, गुड डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो एक तो मैंने आपको ये बताना था कि क्रॉप क्या होता है, गिजार्ड क्या होता है, स्टमक क्या होता है। तो क्रॉप का क्या काम होता है, स्टोरेज का काम होता है। स्टमक डाइजेशन का काम होता है। गिजार्ड का फूड को क्रश करने का काम होता है। नॉर्मली ये बहुत सारे एनिमल्स में पाया जाता है, और जहाँ पे भी गिजार्ड हो तो आप समझ लीजिएगा, और मेनली ये एव्स का कैरेक्टरिस्टिक। अब देखो, मैं आपका इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो मैं आपको कह रहा था, दिखाना चाह रहा था, तो मैं आपको इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी डायग्राम दिखाता हूँ। रेस्पिरेटरी सिस्टम में इनकी खास बात क्या होती है, इनमें लंग्स में एक्स्ट्रा कुछ एयर सैक्स जैसे पाए जाते हैं, उनको कि हम लोग एयर सैक कहते हैं। वो बायोन्सी में हेल्प करते हैं, रेस्पिरेशन में भी हेल्प करते हैं। देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इसका ट्रैकिया हो गया। ये देखिए साइरेंस। साइरेंस क्या होता है, जो हमारे अंदर लैरिंक्स होता है, मतलब क्या है इसका, वॉइस बॉक्स, जिसकी वजह से ये बोल पाते हैं, गा पाते हैं, जो भी आप समझे। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे, ये इसके ब्रोंकस हो गए, मतलब ब्रोंकाई हो गई दोनों को मिला करके। ये इसके लंग्स हो गए, है ना। तो ये वाले इसका लंग्स वाला पार्ट। तो ये सब सब तो हो गया, ये मेनली लंग्स वाला पार्ट सिर्फ इतना है। तो ये इनके लंग्स, ये वाले, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना एप्स का। ये एडेप्टेशन होता है उड़ने के लिए, दिस इज एडेप्टेशन फॉर फ्लाइट। अगर कोई पूछे इनके लंग्स में पिग्योलिटी क्यों पाई जाती है, तो दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक व्हिच शोज एडेप्टेशन फॉर फ्लाइट, है ना। तो फ्लाइट के लिए एडेप्टेशन शो करता है। और इसके साथ में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे छोटे छोटे ये एयर सैक पाए जाते हैं। अब ये स्टमक की तरह पाए जाते हैं, तो इसको एब्डोमिनल एयर सैक कहा जाता है ना। और ऊपर की तरफ देखिए, ये पोस्टीरियर एयर सैक यहाँ पे पाए जाते हैं, है ना। थोरेसिक एयर सैक मतलब लंग्स के पास पाए जाते हैं, और ये एंटीरियर एयर सैक पाए जाते हैं ना। तो ये एयर सैक, ठीक है, दीज आर एयर सैक। तो ये एयर सैक पाए जाते हैं, जो कि बाकियों में नहीं पाए जाते। ये क्या करते हैं, दो चीज हेल्प, इनमें जब ये बर्ड्स उड़ते हैं तो इनमें एयर भर लेते हैं, जिससे कि इनका बॉडी हल्की हो जाती है, और इनको उड़ने में हेल्प करती है, और इनको ये बायोन्सी प्रोवाइड कराते हैं। दूसरा क्या होता है, ये ऑक्सीजन को स्टोरेज भी कर लेते हैं, तो रेस्पिरेशन में भी अप टू सर्टेन स्टेज पैसिवली हेल्प करते हैं, नॉट एक्टिवली। ठीक है। तो और ये भी पीछे आपको जो दिखाई दे रही है, ये एयर सैक कैविटी है, पीछे की तरफ पाई जाती है ना। तो एयर सैक पाए जाते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक एप्स का होता है। चलो अब नोट करना स्टार्ट करो। बर्ड्स आर बाईपेडल। बाईपेडल मतलब दो पैर से चलने वाले। बर्ड्स आर बाईपेडल। तो पहली बात क्या होती है, दे आर बाईपेडल। बर्ड्स आर बाईपेडल। They have feathered. They have feather on their body. तो feather पाए जाते हैं इनकी बॉडी में, है ना। They are feathered animal. तो इनकी बॉडी feather से कवर रहती है। And they have feather on their body. They are warm-blooded animal. ये cold-blooded नहीं है. They are warm-blooded animal. That is homeothermic. Homeothermic मतलब they can maintain their body temperature. They are warm-blooded animal, that is homeothermic. They can maintain their body temperature. Next point. They do not have any gland or then skin. Important point है, they do not have any gland on their skin, except they do not have any gland on their skin except यूरोपीजियल ग्लैंड। कोई बता सकता है क्या होती है, यूरो PYGIAL, यूरोपीजियल ग्लैंड, कौन बताएगा। ऑयल ग्लैंड। हाँ वेरी गुड, ये gland ऑयल ग्लैंड पाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। ये ऑयल ग्लैंड होती है। ये ऑयल ग्लैंड इनके एक्चुअली पाई जाती है, और ये सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट स्वान में होती है, जो हंस जिसको आप बोलते हो। तो वो क्या करते हैं, ये लोग, हंस हो गया, मेनली डक्स में भी थोड़ी बड़ी पाई जाती है। तो ये क्या करते हैं, उसमें चोंच लगाते हैं, और वो ऑयल को रब कर लेते हैं अपने विंग्स में।
जिससे इनके विंग्स वाटर प्रूफ बने रहते हैं और स्वान का जो पूरे विंग्स होते हैं वो शाइनी इसीलिए दिखते रहते हैं, ठीक है, उसके ऊपर इस तरह से ऑयल लगाते रहते हैं। उनको यूरोपीजियल ग्लैंड बोलते हैं, दिस इज ऑयल ग्लैंड, है ना। तो एक ही ग्लैंड पाई जाती है ऑयल ग्लैंड, इसके अलावा कोई भी ग्लैंड इनकी स्किन में नहीं पाई जाती। यूरोपीजियल ग्लैंड पूछी हुई है नीट पे, 2-3 बार पूछी हुई है, एक बार नहीं कई बार पूछी हुई है, इसीलिए मैंने आपसे पूछा। नेक्स्ट पॉइंट, इसी में लिखो, एक्सेप्शन भी है, ऑस्ट्रिच डू नॉट हैव दिस ग्लैंड, ऑस्ट्रिच डू नॉट हैव दिस ग्लैंड। Hind limbs are modified for walking. Hind limbs are modified for walking, perching पकड़ने के लिए, swimming, etc. Whereas the four-limbed modified for flight, whereas four-limbed modified for flight as wings. तो पिछले पैर तो चलने के काम में आते हैं, कूदने के काम में आते हैं, पर्च करने के पकड़ने के काम में आते हैं। अगले जो इनके हाथ होते हैं वो विंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट, एलिमेंट्री कैनाल हैव additional chamber, elementary canal have additional chamber, crop and gizzard, elementary canal have additional chamber, crop and gizzard. Next point, they have cloacal aperture, full stop। इसी में लिखेंगे गॉल ब्लैडर इज एब्सेंट, अंडरलाइन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉल ब्लैडर इज एब्सेंट इन सीड ईटिंग बर्ड, गॉल ब्लैडर इज एब्सेंट इन सीड ईटिंग बर्ड। तो जो ऐसी बर्ड्स होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ सीड खाती हैं, उनको हम लोग कहते हैं ग्रैमिनीवोरस। तो जो ग्रैमिनीवोरस बर्ड होती हैं, ठीक है, तो ग्रैमिनीवोरस बर्ड में मीन सीड ईटिंग बर्ड्स में गॉल ब्लैडर नहीं पाया जाता। नेक्स्ट पॉइंट, respiration takes place through lungs, respiration takes place through lungs, full stop। Lungs are spongy, respiration takes place through lungs, lungs are spongy and they have air sac, which help in respiration and they are meant for adaptation in flight as well, they are meant for adaptation in flight as well। Next one, सर art is, हाँ, आपने अडेप्टेशन के बाद क्या बोला था? adaptation for flight, उड़ने के लिए, है ना। बायोन्सी प्रोवाइड कराते हैं, ये वैसे ही है जैसे हम लोग स्विमिंग पूल में तैरते हैं, तो नॉर्मली तैरते रहते हैं हम लोग। बच्चों को क्या करते हैं, बच्चों को ट्यूब पहना देते हैं, है ना। तो ट्यूब आपने पहना दिया तो क्या उसमें बायोन्सी प्रोवाइड कराता है, ट्यूब यही हेल्प करता है ना। वैसे जब ये लोग एयर भर लेते हैं एयर सैक में, तो इनको भी क्या एयर के अंदर बायोन्सी प्रोवाइड होती है, तो इनकी बॉडी हल्की हो जाती है। अच्छा, एक और चीज होती है, इनकी जो बोन्स होती हैं वो खोखली होती हैं, है ना। और खोखली बोन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, उनमें एयर भरी होती है बोन्स में, मतलब बोन मैरो नहीं पाई, क्या बोलते हैं उनको, हालांकि मैं बताऊंगा आपको जब आप एनिमल फिजियोलॉजी बताऊंगा क्या बोलते हैं। hollow bone, हाँ, क्या, कौन सी बोन? hollow,
राइट, न्यूमेटिक बोन है ना, न्यूमेटिक बोन बोलते हैं, ठीक है। तो न्यूमेटिक बोन्स वो होती है जिनमें एयर भरी हुई होती है, तो बोन मैरो में नहीं पाई जाती है। तो ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? बोन मैरो के में नहीं होता है। तो क्या होता है कि इनके जॉइंट्स में और बोन्स के बाहर की तरफ नॉचेस पाई जाती हैं, कुछ दरार होती है, खांचे, नॉचेस, उन नॉचेस पे ब्लड का फॉर्मेशन, ठीक है। तो इनमें ब्लड बहुत कम पाया जाता है इसीलिए। तो बोन्स का हॉलो होना, है ना, और दूसरा एयर सैक्स का पाया जाना, दीस बोथ कैरेक्टरिस्टिक आर एडेप्टेशन फॉर फ्लाइट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, यूरिनरी ब्लैडर, urinary bladder is absent except urinary bladder is absent except, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, except साउथ अमेरिकन ऑस्ट्रिच, रिया नाम है उसका, except साउथ अमेरिकन ऑस्ट्रिच, RHEA, रिया एक बर्ड होती है, ऑस्ट्रिच ही है, except साउथ अमेरिकन ऑस्ट्रिच। नेक्स्ट, heart is four chambered and RBC have nucleus. Heart is four chamber and RBC have nucleus. Next, brain is well developed. Brain is well developed. Birds have sense of sight. Birds have sense of sight. Bird have sense of sight, but they have poorly developed. They have poorly developed sense of smell. Sense of sight इनका अच्छा होता है, but they have poorly developed sense of sight. Next, brain is better developed than reptiles. Brain is better developed than reptile. एक और चीज लिख लो, kiwi have, kiwi जानते हो ना, kiwi have Yes, sir. kiwi have well developed sense of smell. Kiwi have well developed sense of smell. Generally, birds have sexual dimorphism, मतलब मेल फीमेल अलग अलग होंगे. Generally birds have sexual dimorphism, मतलब आप मेल फीमेल अलग से रिकॉग्नाइज कर सकते हो. तो ये तो हमारा हो गया एप्स में. कोई डाउट हो बताइए. वन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक आपको और लिखा देता हूँ, दैट इज मैमल्स, है ना. तो मैमल्स आपको और लिखा देते हैं.
छोटा है डायग्राम बट आपको समझ में आ जाएगा। डायग्राम दिख रहा है ना, समझ आ रहा है ना, ये क्या है, ये देखो नॉर्मली ये नेजल कैविटी, बकल कैविटी, ट्रैकिया, ईसोफेगस, ब्रेन आगे की तरफ पाया जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड पाई जाएगी, है ना, डॉर्सल सरफेस पे। अच्छा हमारी आपकी स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पे होती है? डॉर्सल, वेंट्रल, लेटरल, बोलो अदिति, हमारी आपकी स्पाइनल कॉर्ड किधर होती है? लीजा किधर होती है हमारी आपकी स्पाइनल कॉर्ड? आलिया? डॉर्सल, वेंट्रल, लेटरल, सेंट्रल, डॉर्सल। राइट, वेरी गुड। डॉर्सल तो याद रखना, ये हमारा पीठ वाला जो पार्ट होता है ना, बैक वाला, दैट इज डॉर्सल पार्ट एंड दिस पार्ट इज वेंट्रल पार्ट। याद रखना, ये आगे वाला पार्ट वेंट्रल पार्ट है, ये पीछे डॉर्सल पार्ट है ह्यूमंस में। तो हमारी जो बैकबोन में होती है वो डॉर्सल पार्ट। तो यहाँ पे भी देखो मैमल्स है ना हम लोग, तो यहाँ पे भी डॉर्सल, ये डॉर्सल आपकी नर्व कॉर्ड यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ब्रेन, ये स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से यहाँ तक, है ना, और ये पूंछ तक जाती है इनकी स्पाइनल कॉर्ड, है ना। और ये देखिए डायफ्राम बीच में पाया जाता है ना, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम को अलग अलग करता है। ये हार्ट, फोर्थ चेंबर, लंग्स पाए जाते हैं, गॉल ब्लैडर पाया जाता है, लिवर पाया जाता है, स्टमक, किडनीज वगैरह पाई जाती हैं, एनस, टेस्टिस या ओवरी, है ना, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, स्प्लीन, दीज ऑल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैमल। एक और खास बात, इनमें मेमोरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं, इसीलिए इनको मैमल्स कहते हैं। और ये अपने बच्चों को मिल्क फीडिंग कराते हैं, विविपेरस होते हैं, डायरेक्टली अपने बच्चों को बर्थ देते हैं, है ना। तो नोट कर लो, चलो। These animals are these animals are warm-blooded. These animals are warm-blooded, have hairy skin and mammary gland, have hairy skin and mammary glands. There are about 4,000 species. There are about 4,000 species of mammal across the world. Next, they are warm-blooded animal. They are warm-blooded animal. Next, oil gland, sweat gland, oil gland and sweat gland, oil gland and sweat gland are found on skin. Mammals have seven cervical vertebrae. क्या मतलब हुआ? Cervical vertebrae. Mammal have 7 cervical vertebrae. सर्वाइकल देखो मैं बताता हूँ, सर्विकल होती है ये नेक के पार्ट वाली, इसको हम सर्विकल बोलते हैं, ठीक है ना। लंग्स के पार्ट वाली को समझना मेरी बात को, ये जो हमारी बैकबोन है, इसमें जितनी भी बोन्स, हालांकि मैं आपको पढ़ाऊंगा ह्यूमन फिजियोलॉजी में, तो जितनी बोन्स हमारे नेक के पास पाई जाती है उनको सर्विकल बोलते हैं, जो लंग्स के पास पाई जाती है उनको थोरेसिक बोलते हैं, जो पेट के पास पाई जाती है मतलब इंटेस्टाइन के पास उनको क्या बोलते हैं, लंबर बोलते हैं, है ना, और आखिरी वाली को टेल बोलते हैं। तो हमने अपने वर्टिब्रल कॉलम को 5 पार्ट में डिवाइड किया है, सबसे ऊपर वाली सर्विकल, थोरेसिक, लंबर और टेल, है ना। तो ये हमारे वर्टिब्री के पार्ट होते हैं, राइट। तो यहाँ पे 7 सर्विकल वर्टिब्री, मतलब नेक में इनके 7 वर्टिब्री पाई जाएंगी, 7। नेक्स्ट, respiration takes place by lungs. Next point, they possess muscular diaphragm. ये वाला पार्ट, they possess muscular diaphragm. Next point, coelomic cavity is well developed. Coelomic cavity is well developed and divided into many compartments. Next, heart is 4-chambered. Next, brain have large cerebrum and cerebellum. Brain have large
सेरिब्रम मतलब फोर ब्रेन, सेरिब्रम का मतलब होता है आगे वाला हमारा फोर ब्रेन, ठीक है। लार्ज सेरिब्रम एंड सेरिबेलम, सेरिबेलम मतलब हाइड ब्रेन, तो आगे वाला और पीछे वाला जो ब्रेन होता है वो बड़ा होता है। दे हैव लार्ज सेरिब्रम एंड सेरिबेलम। नेक्स्ट पॉइंट, 12 pair of cranial nerves are found. 12 pair of 12 pair of cranial nerves are found. Next point. Each ear consists external, middle and internal. Each ear consists external, middle and internal part. Next point. Except egg-laying mammals, they are viviparous. Next, last point. Mammals are found in all type of habitat. सब जगह पाए जाते हैं क्योंकि सबसे इसीलिए ज्यादा सर्वाइव कर पाते हैं। Mammals are found in all type of habitat. सब जगह पाए जाते हैं mammals. So this was all about the animal kingdom. तो animal kingdom अपना खत्म हो गया। किसी को कहीं पे किसी भी पॉइंट पे किसी भी किंगडम में किसी भी जगह पे डाउट हो पूछिए। एनिमलिया इट वाज एन इंटरेस्टिंग पार्ट क्योंकि अगला वाला पार्ट इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, थोड़ा सा समझने लायक है एंड इट इज एग्जॉस्टिव एज वेल। नेक्स्ट पार्ट मॉर्फोलॉजी वाला पार्ट है, उसमें हम लोग फैमिलीज भी पढ़ेंगे, ठीक है। बताओ भाई आदिति, आलिया, लीजा, जो हमने अभी तक पढ़ा इसमें कहीं पे भी कोई डाउट? नो सर, नो डाउट। नो सर। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए नेक्स्ट चैप्टर, है ना? यस। नेक्स्ट चैप्टर थोड़ा बड़ा है ना, माइट भी हो सकता है कि आपको कम इंटरेस्टिंग लगे। एनिमल किंगडम तो इंटरेस्टिंग था और इसमें इट वाज ए वेरी लाइट काइंड ऑफ चैप्टर। तो एनिमल किंगडम में उतना ज़्यादा सिर्फ स्टार्टिंग में हमें समझना था कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। तो दूसरा है हमारा मॉर्फोलॉजी, ठीक है। तो आप मॉर्फोलॉजी ओपन कर लीजिए। अब देखो फॉर्चुनेटली मॉर्फोलॉजी में आपके सिलेबस में मीन्स 11-12 के सिलेबस में, इवन नीट के सिलेबस में बहुत ज़्यादा नहीं है। अदरवाइज है तो मॉर्फोलॉजी बहुत खतरनाक चीज़ है ना, मतलब अच्छे लोग इसमें हिल जाते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में उतना नहीं क्योंकि टोटल एंजियोस्पर्म में जो फैमिली है तो वो फैमिली सिर्फ 3 फैमिली आपके में दी रखी है, 2 डाइकॉट की है और एक मोनोकॉट फैमिली है, ठीक है ना। तो उतना आपको लोड नहीं लेना है। सबसे पहले देखो आप अपने एनसीईआरटी ओपन करो। मैं भी जरा फोल्डर ओपन करके आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। मॉर्फोलॉजी सर हम चैप्टर 10 कब स्टार्ट करेंगे? चैप्टर 10 आ रहा है क्या एग्जाम में? यस सर, हमारा नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक यूटी में आ रहा है वो। अरे अरे भाई अरे, और किसी का, बाकी लोगों का टेस्ट वगैरह को भी है? चैप्टर 10 क्या है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यस सर, हमारा भी आ रहा है सेल साइकिल एंड सेल डिविजन। बहुत तरीके, अच्छा सेल साइकिल सेल डिवीजन, अच्छा ये आ रहा है। किसका किसका आ रहा है आदिति, किसका किसका आ रहा है चैप्टर 10? सर लायशा। अच्छा लीजा का आ रहा है और आदिति का आ रहा है। आलिया क्या सीन है आपका एग्जाम का? सर हमारे एग्जाम्स में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अभी आ रहा है। अरे तो कोई नहीं, तो आप तो चिल मारो, बिल्कुल टेंशन नहीं लो। तो बाकी बच्चे लोग क्या बोल रहे हैं कि क्या आ रहा है? सेल बायोलॉजी है ना, सेल साइकिल सेल डिवीजन। और कब आ रहा है दोनों का? यस सर। कब कब मतलब एग्जाम कब है? अगस्त के फर्स्ट वीक में पढ़ रहा है। कोई बात नहीं, तो यहीं से सर स्टार्ट करते हैं। 6 अगस्त। कोई बात नहीं, यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है राइट, यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। पहले यही पढ़ा देते हैं, है ना? यस सर। पहले सेल साइकिल सेल डिवीजन पढ़ा देता हूँ, उसके बाद ये सेल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब फिर थर्ड यूनिट पढ़ा देता हूँ, ठीक है ना। पहले इसे पढ़ा देता हूँ क्योंकि पढ़ना तो हमें है ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यूनिट 3 ठीक है। आलिया कोई दिक्कत तो नहीं ना, यूनिट 3 स्टार्ट कर दिया जाए, यस सर, है ना? यस सर। हाँ ठीक है चलो।
ये भी इंपॉर्टेंट है नीट के एंगल से। इसमें इससे 5 क्वेश्चन आते हैं। देखो इसमें आपको सबसे बड़ा जो चैप्टर लगेगा वो लगेगा बायोमोलिक्यूल, और है भी थोड़ा बकवास टाइप का चैप्टर। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा क्या, इससे एक क्वेश्चन आ भी सकता और नहीं भी आ सकता बायोमोलिक्यूल से। नीट के लिए इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है, और लेकिन आपके स्कूल वाले डेफिनेटली इससे पूछते हैं। तो चलो एनसीईआरटी पेज नंबर 123। तो पहले में देखो यूनिट खोलो, है ना। तो चैप्टर 8 है द यूनिट द सेल ऑफ लाइफ। यूनिट 3 चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। तो इसमें क्या है, सेल और स्ट्रक्चर, है ना, उसके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बताए गए हैं। ठीक है, और इसका आगे वाले से कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है ना। बेसिक तो आपको पता ही सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इसको बाद में करेंगे। पहले मैं चैप्टर 10 ही करा देता हूँ। 9th बायोमोलिक्यूल, इसका भी इससे कोई लेना देना नहीं है। तो पहले कराऊंगा चैप्टर 10, है ना, याद रखना। 10 के बाद फिर 8 फिर 9, ठीक है, इस सीक्वेंस हम करेंगे। नोट कर लो मानो कहीं पे, यस सर। और मुझे आप रिमाइंड करा दो। देखो ठीक है ना, जो मैं आपको कहा करूँ ना उसको पक्के से नोट कर लिया करो। रीजन क्या होता है कि मैं बहुत सारे बैचेस पढ़ाता हूँ, मुझे खुद ही नहीं याद रहता, है ना। इसलिए मैं आपसे कंफर्म करता हूँ, मतलब मुझे थोड़ा थोड़ा याद रहता है, एग्जैक्टली नहीं याद रहता कि किस बैच में क्या करा दिया। तो आप याद रखोगे कि किस सीक्वेंस में, क्योंकि हर बैच का अपना अलग अलग सीक्वेंस होता है। कर दीजिए सीक्वेंस चैप्टर 10। पहले 10 पढ़ाऊंगा, फिर 8 फिर 9 पढ़ेंगे, ऐसे करेंगे। 10 8 9, ठीक है। तो मैं यस चैप्टर, ठीक है, चैप्टर 10 पढ़ाता हूँ, ठीक है। अब पहले मैं आपको समझा देता हूँ, है ना। पहले आप बिल्कुल ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, उसके बाद फिर आप समझोगे तो आपको कहानी ज्यादा बढ़िया से समझ में आएगी। चैप्टर बायोलॉजी, चलो पहले मेरी बात को ध्यान से सुनो, एकदम आपका 100% फोकस मुझे इधर ही चाहिए, तीनों लोग, है ना। अभी नोट आउट नहीं करना, सिर्फ समझो बात को, बाद में जो मन हो वो नोट कर लेना, मैं आपको टाइम दे दूंगा। क्योंकि ये चीज सिर्फ समझने वाली, इसमें कुछ खास है नहीं, सिर्फ अगर आपको समझ में आ गया तो आप इस तेज याद रहोगे, और इससे आएगा तो तय है। इसमें कोई शक सुबह वाली बात ही नहीं, इससे क्वेश्चन तो आएंगे आएंगे, है ना। इसमें कोई शक वाली बात नहीं। क्वेश्चन आपके सेल बायोलॉजी में भी आएंगे, और आपके स्कूल के टीचर लोग भी खूब पूछेंगे। देखो क्या है, तो सपोज दैट हमारे पास एक सेल है ना, ये एक सेल। तो सेल तो आप समझते हैं, तो सेल में देखो क्या होता है। बेसिक बेसिक बात मैं करता हूँ, मैं ये सोच के चलता हूँ कि आपको कुछ नहीं पता है ना। तो देखो सेल में दो चीजें हैं, है ना। तो पहली चीज क्या है, ये तो सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म हो गया, प्रोटोप्लाज्म, और ये हो गया न्यूक्लियस, है ना। और न्यूक्लियस के अंदर आपको सबको पता है कि क्या भरा होता है, जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल होता है क्रोमेटिन फाइबर। तो ये धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन। बहुत ध्यान समझना मेरी बात को, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन जो होता है, जब सेल डिवाइड होने वाली होती है ना, तो क्रोमेटिन क्या है, पतले पतले थ्रेड पड़े हुए हैं, बहुत पतले पतले थ्रेड, दो चीज से बनके बने हुए, वो थ्रेड को क्रोमेटिन कहते हैं। क्रोमेटिन दो चीज से मिलकर बना है, डीएनए प्लस प्रोटीन। जब डिवीजन होना होता है तो क्रोमेटिन क्या होता है, ये श्रिंक हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट, सिकुड़ता है, और कॉन्ट्रैक्ट होकर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमोसोम, है ना। तो क्रोमेटिन क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है ना, मतलब ये ठीक हो जाते हैं। तो इस तरह से क्रोमेटिन स्ट्रक्चर इस तरह से पड़ा हुआ होता है, और जब इनको डिवाइड करना होता है तो मोटे मोटे स्ट्रक्चर में। तो आपको एक बात बता दूं कि क्रोमेटिन को माइक्रो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से क्रोमेटिन नहीं दिखाई देता, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से सेल डिवीजन के टाइम पे हम लोग क्रोमोसोम को देखते हैं। तो क्रोमोसोम्स को कुल मिलाकर के देखा जा सकता है ना, इससे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, ऐसे नहीं नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता। अब देखो सेल क्या करती है, तो ये एक सेल, पहले सेल मैच्योर होती है ना।
तो सबसे पहले कोई भी एक नई सेल है, नई सेल बनी तो न्यू सेल होती है। न्यू सेल, तो जब न्यू सेल क्या होती है, ये मैच्योर होती है, मैच्योर होकर बड़ी हो जाती है। बड़ी होने के बाद सेल के पास दो ऑप्शन होते हैं, ठीक है ना। पहला ऑप्शन ये होता है कि सेल मैच्योर होने के बाद, है ना, एट मैच्योरिटी, मैं लिख देता हूं एट मैच्योरिटी, बहुत ध्यान से समझना। तो पहला सेल के पास एक ऑप्शन होता है कि सेल अपना कोई पर्टिकुलर काम, अपना कोई पर्टिकुलर पर्पस, बिजनेस एक्वायर कर ले, कोई फंक्शन एक्वायर कर ले। तो जब सेल कोई फंक्शन एक्वायर कर लेती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो सेल में क्या हो गया, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का क्या मतलब हुआ, सेल ऑप्टेड अ पर्टिकुलर फंक्शन, सेल ऑप्टेड अ पर्टिकुलर फंक्शन। तो कोई सेल बनी और उसने तय कर लिया कि मुझे स्किन की सेल बन जाना है और मुझे स्किन वाले सारे काम करना, या मुझे कार्डियक की सेल बनना है, हार्ट की सेल बनना है, मुझे हार्ट वाले काम, मुझे और कोई काम नहीं, ठीक है। हार्ट के साथ फंक्शन करती रही, स्किन के साथ फंक्शन करती रहती, द डे विल कम एंड इट विल डाई, है ना। तो उसमें क्या होगा, समडे व्हाट विल हैपन दैट दिस सेल विल डाई, तो ये सेल मर जाएगी। आप देखो दूसरा इसके पास क्या ऑप्शन है, एक और ऑप्शन, ठीक है, इट विल रिमेन्स एज रिजर्व सेल। तो ये सेल ऐसी रहेगी, कोई फंक्शन नहीं ऑप्ट करेगी, ये रिजर्व सेल के फॉर्म में रहेगी, और जब भी जरूरत पड़ेगी, इफ रिक्वायर्ड, अगर जरूरत पड़ी, इफ रिक्वायर्ड, इट विल स्टार्ट डिवीजन, स्टार्ट डिवीजन, ठीक है, और डिवीजन करके डिफरेंशिएशन भी कर सकती है। तो कोई रिजर्व सेल पड़ी हुई है, वो क्या हुआ, जो रिजर्व सेल होती है ये क्वीजेंट सेल, सोई हुई सेल होती है ना, तो ये क्या, ये स्लीपिंग स्टेज में रहती हैं, ये डिवीजन में जा सकती है। अच्छा, तो मैंने पहला फंक्शन बताया डिफरेंशिएशन, दूसरा रिजर्व सेल होती है, और तीसरा एक भाई साहब फंक्शन है। तीसरा फंक्शन क्या है, तो तीसरा बेटा फंक्शन है कि इसके पास एक चॉइस और है ना, ये एक बार डिवाइड हुई, मैच्योर हुई, एंड इट विल एंटर अगेन इन सेल साइकिल फॉर डिवीजन। तो इसके पास ऑप्शन क्या है कि ये डिवीजन के लिए दोबारा से सेल साइकिल में एंटर कर जाए। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? यस सर। है ना। तो सेल के पास तीन चॉइस है, तो कोई भी सेल डिवाइड होकर नई सेल बनी, उसके पास तीन चॉइस है, या डिफरेंशिएट हो जाए, या रिजर्व सेल के फॉर्म में पड़ी रहे, और या फिर दोबारा से लगातार डिवाइड होती रहे, सेल साइकिल में एंटर रहे। जैसे कि क्या होता है, हमारी बोन मैरो में क्या होता है, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं, वो क्या करती है, लगातार सेल साइकिल में डिवाइड होती रहती है, और डिवाइड होकर के आरबीसी का फॉर्मेशन करती है, डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन करती है, प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन करती हैं, ऐसे लगातार उनमें डिवीजन चलता है। यहाँ तक तीनों लोगों को बात एकदम क्लियरली समझ में आ गई, किसी को कोई डाउट? यस सर। यस सर। आप इसको नोट करते हो, है ना, और जिस सीक्वेंस में बता रहा हूँ आपको किसी बुक पे नहीं मिलेगा, लेकिन आप नोट करते हैं, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपको लगेगा बहुत इजी चीज है सेल साइकिल। हाँ सर जी एक बेटा, बार स्टार्टिंग से बता दोगे? हाँ फिर से मैं बताता हूँ, एक बार ना मैं डिस्कनेक्ट हो गई कोई थी। नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपको फिर से बताता हूँ। एक सेल थी, कोई सी भी बॉडी की सेल हमारी बनी, सेल बनने के बाद क्या होता है, वो धीरे धीरे मैच्योर होती है ना। तो मैच्योर हो जाती है, मतलब कि क्या होता है कि अब उसका साइज बढ़ जाता है, उसका प्रोटोप्लाज्म बढ़ेगा, उसका डीएनए बढ़ेगा, उसके सेल ऑर्गेनेली बन जाएंगे, और प्रॉपर मैच्योर हो जाती है। मैच्योरिटी के बाद अब सेल के पास तीन ऑप्शन बनते हैं, या तो पहला ऑप्शन क्या है, ये फर्स्ट नंबर में डाला हुआ है, डिफरेंशिएशन, मतलब कि अपना कोई काम शुरू कर दे, ये हार्ट की सेल बन जाए, लंग्स की सेल बन जाए, स्किन की सेल बन जाए, आरबीसी बन जाए, कुछ भी अपना काम एक्वायर कर ले, और वो जो पर्टिकुलर फंक्शन ऑप्ट करती है, तो इट ऑप्ट ए पर्टिकुलर फंक्शन, और फंक्शन ऑप्ट करने के बाद ये काम करती रहती है, एंड द डे विल कम एंड इट विल डाई, मर जाएगी। तो इसको बोलेंगे सेल डिफरेंशिएशन। दूसरी सेल के पास चॉइस है, दूसरी सेल वो कहती है कि नहीं भाई मुझे डिफरेंशिएट नहीं होना, मुझे क्या करना है, तो वो क्या करेगी, वो कोने में बैठ जाएगी, वो अपना रिजर्व बनी रहेगी, वो बोलेगी जब जरूरत इमरजेंसी पड़ेगी तब या तो मैं डिफरेंशिएट हो जाएंगी, और या फिर कोई और काम करूंगी, है ना। तो वो सेल कोने में बैठ, उनको रिजर्व सेल बोलते हैं। रिजर्व सेल क्या करती है, वो पॉज हो जाती है, जिस स्टेज में डोरमेंट स्टेज में सो जाती है, जब जरूरत पड़ेगी तो दोबारा से सेल साइकिल में एंटर कर जाएगी, या तो डिवाइड करके नई सेल्स बनाएगी, या डिफरेंशिएशन करके किसी पार्ट को
बनाएगी, ठीक है। Yes, sir. एक तीसरी चॉइस भी सेल के पास है, वो डिवाइड होके मैच्योर हुई और वो फिर से तैयार हो गई डिवाइड करने के लिए, तो लगातार वो डिवाइड ही करती जा रही है ना, तो सेल साइकिल में एंटर करके डिवाइड कर जाएगी। 3 चॉइसेस है सेल के पास, क्लियर। Yes, sir. Thank you, sir. इसको नोट कर लो आप नोट्स के फॉर्म में। Yes, sir. ठीक है, अब ओके, चलो आगे आते हैं। इसी के आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ दूसरी स्लाइड में, है ना, फिर समझना मेरी बात ध्यान से, बाद में नोट। तो अब इसके आगे की प्रोसेस क्या है, क्या मतलब, अब मैं सिर्फ इस वाली की बात कर रहा हूँ, इस वाली की, इस वाली की, इसके आगे, है ना। अब मैं इस वाली की बात, अब उसके आगे मैंने आपसे बताया कि जो सेल साइकिल में एंटर करती है ना, यही मेनली कहानी हमको ध्यान से पढ़नी, यही पूरी सेल साइकिल वाला पार्ट है। तो सेल अगेन entered in cell cycle for what, for division। तो डिवीजन के लिए दोबारा से सेल साइकिल में एंटर कर जाती, लेकिन तो मैंने कहा कि सेल साइकिल में एंटर करने से पहले सेल क्या होती है, मैच्योर। तो मैच्योर होने का क्या मतलब होता है, ये प्रिपरेशन करती है। तो सेल साइकिल में एंटर करने से पहले सेल मैच्योर होती है और अपने आप को तैयार करती है। तो क्या करती है, अभी एक सेल को 2 सेल में डिवाइड करना है, तो क्या करेगी, इट विल रेप्लिकेशन डबल, करेगी। हाँ डबल जेनेटिक मटेरियल, है ना। अब जितना जेनेटिक मटेरियल उसको डबल करना पड़ेगा, क्योंकि 2 सेल में आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। फिर क्या करेगी, इट विल डबल प्रोटोप्लाज्म, अपना प्रोटोप्लाज्म भी डबल कर लेगी। और क्या करेगी, इट विल डबल सेल ऑर्गेनेली, माइटोकॉन्ड्रिया अगर 10 है तो 20 कर लेगी, क्लोरोप्लास्ट 50 है तो 100 कर लेगी, है ना, सेल ऑर्गेनेली, है ना। तो ये मैच्योर होने का मतलब क्या हुआ, मैच्योर होने का मतलब है ये इसकी प्रिपरेटरी फेज है। तो जब कोई भी सेल ये डिसाइड कर लेती है कि उसको डिवाइड करना है, तो डिवीजन की प्रिपरेशन करती है। डिवीजन की प्रिपरेशन में क्या करती है, अपने प्रोटोप्लाज्म को डबल करती है, अपने साइज को बढ़ाती है, अपने ऑर्गेनेली को बढ़ाती है, अपने जेनेटिक मटेरियल को बढ़ाती है। तो सेल की इस साइकिल, इस फेज को, है ना, ये जो सेल का फेज है, ये वाला जो पार्ट है, ये जो टाइम पीरियड है, जो टाइम पीरियड ये अपने प्रिपरेशन के लिए करती है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं इंटरफेस। क्या मेरी बात को आप समझे, इंटरफेस क्या मतलब हुआ, सेल, एक सेल डिवाइड होकर के दोबारा डिवीजन में जब एंटर करती है, उसके बीच के टाइम को क्या बोलते हैं, इंटरफेस। क्लियर है ना। यस सर। तो देखो, अब आपको खाना खाने में ज्यादा टाइम लगता है कि खाना बनाने में ज्यादा टाइम लगता है, प्रिपरेशन करने में ज्यादा टाइम लगता है, प्रिपरेशन में, प्रिपरेशन करने में ज्यादा टाइम लगता है। राइट। तो यहां पर भी 90% टाइम जो सेल का होता है वो इसी में चला जाता है, डिवीजन की प्रिपरेशन में। तो इंटरफेस इसका 90% टाइम ले लेती है। तो अगर किसी सेल को डिवाइड करने में, एक सेल से एक डॉटर सेल को मदर सेल बन के डिवाइड करने में अगर 10 मिनट लगा, तो 9 मिनट किसमें लगा, इंटरफेस। क्लियर। यस सर। बहुत बढ़िया। अब देखो, अब ये इंटरफेस हो गया। अब इंटरफेस के बाद सेल डिवाइड करने की तैयारी करो। तो इंटरफेज में डिवीजन की तैयारी करने के बाद, तो सबसे पहले क्या होता है, सेल की जो न्यूक्लियस होती है ना, न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है ना। तो अभी क्या होता है, इसकी न्यूक्लियस 2 पार्ट में डिवाइड होती है। तो सबसे पहले क्या होता है, अब आएंगे इंटरफेस खत्म, अब यहां से क्या शुरू होता है, डिवीजन, सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन में सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड करती है। तो फर्स्ट स्टेप है जो सेल डिवीजन का,
उसको हम कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस। राइट, वेरी गुड, कैरियोकाइनेसिस, है ना। तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है, कैरी ऑन मीन्स न्यूक्लियस और काइनेसिस मीन्स ब्रेक हो जाना, है ना। तो दैट इज डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। तो इसको हम कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। उसके बाद सेल दूसरे स्टेप पे एंटर करती है, उसको हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। तो पहले कैरियोकाइनेसिस होती है, अब उसके बाद होती है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का थोड़ा सा खेल अलग है। साइटोकाइनेसिस में अगर ये भाई साहब प्लांट सेल है ना, तो ये अलग तरह से डिवाइड करेगी। तो साइटोकाइनेसिस तो दूसरी पार्ट, दूसरा स्टेज हो गई। तो हर सेल के डिवीजन में दो स्टेज होते हैं। पहले हो गई आपकी कैरियोकाइनेसिस और सेकंड हो गई साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में अगर ये प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल क्या करेगी, प्लांट सेल भाई साहब ऐसे डिवाइड करेगी, है ना। तो प्लांट सेल में अंदर से बाहर की तरफ, है ना, कहाँ पे, अंदर से बाहर की तरफ क्या होगा कि यहाँ पे एक ये न्यूक्लियस हो गई और ये न्यूक्लियस हो गई। तो अंदर से बाहर की तरफ मतलब सेंट्रीफ्यूगल डेवलपमेंट होगा एक स्ट्रक्चर का, और आखिरी में ये स्ट्रक्चर जाके जुड़ जाएगा और सेल दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। ये जो स्ट्रक्चर बनेगा इसको बोलेंगे सेल प्लेट। क्लियर है। तो सेल प्लेट का फॉर्मेशन जो होगा वो प्लांट सेल में होगा, लेकिन अगर ये एनिमल सेल होती तो ये ऐसे डिवाइड नहीं करेगी। एनिमल सेल में डिवीजन अलग तरह से। एनिमल सेल में भी क्या है कि न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड हो चुकी है, तो इसकी भी देखिए आप, न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस डिवाइड हो गई और ये न्यूक्लियस डिवाइड हो गई। अब एनिमल सेल में क्या होगा, कुछ अलग तरह से होगा, वो मैं बताता हूँ क्या होगा। अगर एनिमल सेल में कुछ फरो बनता है ना, फरो प्लेट हाँ में। वेरी गुड, फरो का फॉर्मेशन होता है, रिज का फॉर्मेशन होता है एनिमल सेल में, ऐसे होता है। तो एनिमल सेल में बाहर से अंदर की तरफ इस तरह से ये फरो या रिज का फॉर्मेशन होगा, है ना, इस तरह से। तो ये, तो इसमें साइटोकाइनेसिस कैसी होगी, बाहर से अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ होगी ना, कैसी होगी, सेंट्रीपिटल बोलेंगे ना। तो यहां पर सेंट्रीपिटल, ये फरो का फॉर्मेशन होगा, फरो का फॉर्मेशन कहां पे, अंदर की डायरेक्शन में। तो सेंट्रीपिटल सरो का फॉर्मेशन होगा, और यहां पर क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल मतलब बाहर की तरफ सेल प्लेट का फॉर्मेशन है ना, सेल प्लेट बनेगी, राइट। तो ये डिफरेंस होगा और एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाएगी। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई। यस सर। इंटरफेज और सेल डिवीजन की फेज, इन दोनों को मिला करके, अच्छा ये जो सेल डिवीजन वाली फेज है, इंटरफेज जो होती है इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपकी आई फेज हो गई, है ना, ये आई फेज इंटरफेज हो गई। और ये जो सेल डिवीजन की फेज है एन इसको हम फेज। एम फेज, हाँ शाबाश, सेम फेज कहते हैं। ठीक है, चलो इसको नोट करो। कहानी आपको समझ में आ रही है तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। तो हर सेल डिवीजन में पहले क्या होता है, इंटरफेज होती है, उसके बाद सेल डिवीजन की फेज होती है। डिवीजन कैसे होता है, पहले कैरियोकाइनेसिस होती है, फिर साइटोकाइनेसिस। यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए आप आगे चला जाए, नोट कर लिया सबने, सबको समझ में भी आ गया। यस सर। ठीक है, अब चलो देखो, अब सेल दो तरह से डिवाइड हो सकती है ना। तो अब आ जाते हैं, इंटरफेस तो हमने समझ ली, अब आ जाते हैं एम फेज पे, है ना। एम फेज का मतलब क्या होता है, एम फेज के दो मीनिंग ना। तो नॉर्मली पहले एम फेज का मतलब होता है क्या, माइटोसिस। माइटोसिस में क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं, है ना। तो यहां पे माइटोसिस में क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन्स सेम, है ना।
तो इसीलिए इसको हम लोग माइटोसिस को क्या कहते हैं, बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को, इसीलिए माइटोसिस को हम लोग बोलते हैं क्या, इक्वेशनल डिवीजन, इसीलिए इसे इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है ना। तो माइटोसिस में क्या होता है एग्जाम्पल के तौर पे एक ये सेल थी, है ना, तो इसको गौर से समझेंगे क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं फिर समझाऊंगा ना, सीधे लिखाना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है, डायग्राम दिखाता रहूंगा, स्टार्ट करूंगा ना, तो बहुत ध्यान समझिएगा। तो सबसे पहले क्या है, ये एक मैच्योर सेल थी, है ना, इसमें कितने क्रोमोसोम है, मान लेते हैं ये ह्यूमन की ही सेल है ना, मैं मान लेता हूँ ये ह्यूमन सेल है, तो इसमें भाई साहब नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम थे, ये मदर सेल है, जो डिवाइड करने के लिए जाएगी उसको अपन बोलेंगे मदर सेल। तो इसमें 23 + 23 क्रोमोसोम है, तो एक मदर सेल है, और इस मदर सेल में क्या हुआ, माइटोसिस हुई। तो जब इसमें माइटोसिस होगी तो ये माइटोसिस में एंटर करती है, माइटोसिस। तो जब ये माइटोसिस में एंटर करती है तो पहले क्या होगा, ये जो 23 के दो पेयर हैं, ये 23 का एक पेयर है, 23 के दो पेयर हो जाएंगे, है ना, और इस सेल में दो में डिवाइड करेगी। तो पहले क्या होगा, इसके जो क्रोमोसोम होंगे वो डबल हो जाएंगे, है ना, तो ये 2n है, डिप्लॉइड है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2n × 2 हो जाएगा, ठीक है। ये डबल दिखाई नहीं देंगे, आपस में चिपके रहेंगे, एक से दो हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन आपस में चिपके रहेंगे, ठीक। अब क्या होगा, यहाँ पे जब दो डॉटर सेल बनेंगी तो माइटोसिस में ये जो छोटी-छोटी सेल्स बनेंगी, इनका साइज इससे छोटा ही होगा, तो इनको हम लोग बोलते हैं डॉटर सेल। तो एक मदर सेल डिवाइड करेगी दो डॉटर सेल, 2 डॉटर सेल, और दोनों डॉटर सेल में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे वो 23 + 23 और यहाँ पे 23 + 23, इसीलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। तो एक मदर सेल से दो डॉटर सेल बनेंगी, है ना, तो इसका मतलब एक 2n सेल से, डिप्लॉइड सेल से दो डिप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन, इसको हम माइटोसिस बोलते हैं। क्लियर है? यस सर। अब दूसरा वाला जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग कहते हैं मियोसिस, ठीक है। तो माइटोसिस में सिर्फ एक फेज होती है, उसको हम लोग बोलते हैं मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम becomes हाफ हो जाता है। राइट हाफ, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, दूसरा इसका क्या नाम है, डिवीजन। वेरी गुड, रिडक्शनल डिवीजन इसको कहते हैं हम लोग, रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर ये हमारे पास एक डिप्लॉइड सेल थी, तो एक मदर सेल है, ये डिप्लॉइड ह्यूमंस की सेल मान लीजिए, और इस हमारी सेल में क्या था कि यहाँ पे 23 + 23 क्रोमोसोम, है ना। अब क्या होगा, ये 23 डबल हो जाएंगे, है ना, तो 23 × 2 23 × 2, है ना, डबल हो जाएंगे, लेकिन अलग अलग नहीं होंगे, ठीक है। तो पहले होती है मियोसिस फर्स्ट, तो मियोसिस फर्स्ट में मियोसिस फर्स्ट में आप देखो, मियोसिस फर्स्ट में दो सेल्स बनेंगी छोटी छोटी, तो एक ये सेल बनी, है ना, और दूसरी ये सेल बनी, दोनों ही सेल में न्यूक्लियस मौजूद है। यहाँ पर क्या है, 23 + 23 नहीं है, 23 × 2 और 23 × 2, तो यहाँ पर क्या है, ये होंगे हैप्लॉइड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर क्रोमोसोम ऐसे थे, तो आपने क्या बोला, एक पेयर। अब यहाँ पे जो क्रोमोसोम होंगे वो भाई साहब ऐसे होंगे, अभी भी एक ही पेयर तो बोलोगे, फिर चार, दो हाथ दो पैर निकाला है, लेकिन बोलोगे अभी भी एक पेयर, है ना, तो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में आ जाएंगे, तो यहाँ पे हैप्लॉइड हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, फिर ये दोनों सेल फर्दर, तो एक सेल से दो सेल में कन्वर्ट हो गए, ये दोनों सेल फर्दर फिर से दे विल अंडरगो मियोसिस सेकंड, तो यहाँ पर अब मियोसिस सेकंड होगी। मियोसिस सेकंड में ये जो दो जुड़े जुड़े हैं ये अलग हो जाएंगे, और एक सेल से चार सेल का फॉर्मेशन होगा, तो इस तरह से चार सेल बनेंगे। तो यहाँ पे माइटोसिस में हमने देखा कि सिर्फ दो ही डॉटर सेल बनी, यहाँ पे एक से 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होगा, और सब में 23 मतलब हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे, 23
और 23। यहाँ पे हैप्लॉइड 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 और हैप्लॉइड क्रोमोसोम। तो यहाँ पर क्या होता है, एक डिप्लॉइड सेल से 4 हैप्लॉइड सेल का 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मियोसिस कहते हैं, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम हो जाता है। अब देखिए, नॉर्मली हमारी बॉडी में जब डिवीजन होता है, तो हमारी बॉडी में जब नॉर्मल सेल डिवीजन होता है ना, तो वो ये होता है। तो दिस इज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोमैटिक सेल डिवीजन। हाँ, सोमैटिक सेल डिवीजन। सोमैटिक सेल डिवीजन का क्या मतलब हुआ, नॉर्मल बॉडी की। और यहाँ पर ये कब होता है, जर्म सेल्स में होता है। वेरी गुड, गैमेटिक सेल डिवीजन इसको बोलते हैं, है ना, क्योंकि ये गैमीट फॉर्मेशन, स्पर्म और एग जब बनते हैं तब ये होता है। तो ये क्या होता है, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे, गैमीट फॉर्मेशन। तो पूरी कहानी जो पढ़ने वाले हैं, उस कहानी को मैंने आपको पूरे फ्रेमवर्क में उतार दिया है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे मियोसिस माइटोसिस क्या होती है। इसको आप एज इट इज ड्रॉ कर लीजिए, एज इट इज इसको नोट कर लीजिए, और कोई डाउट हो कहीं भी पूछिए, कहीं पे भी आपको डाउट लग रहा हो। यस सर। सर बस 1 मिनट सर। डन, नोट कर लिया क्या? यस सर। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फिर इसके आगे, है ना। ये भी तो हो नहीं पाएगा तब तक, क्या मैं और बता दूं, अच्छा चलो एक चीज और समझा देता हूँ। इसको सबने नोट कर लिया और सबको समझ आ गया, तीनों लोगों को समझ आ गया एकदम बिल्कुल। अलिया, यस अदिति, अलीजा, है ना। यस सर। लीजा क्लियर है ना सब कुछ एकदम 100%? यस सर। ठीक है, अगर ये 100% क्लियर है तो फिर आपको सब समझ में आ गया और कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली। अब देखो सेल साइकिल होती क्या है। सेल साइकिल ये मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा आपको, टाइम हो गया, तब तक बता देता हूँ, स्नैपशॉट थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, ये है सेल साइकिल पूरी। अगर आपसे पूछा जाएगा और पूछा नहीं जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा कि एक्सप्लेन द सेल साइकिल, है ना, ये भी आ सकता है, या एक्सप्लेन अबाउट द फेजेस, इंटरफेजेस, या एक्सप्लेन द डिफरेंट फेजेस ऑफ सेल साइकिल। तो हम पूरी की पूरी सेल साइकिल को, मैंने बताया था कि अगर किसी भी सेल को डिवाइड करने के लिए 10 मिनट चाहिए, मतलब नई सेल बनी मैच्योर होकर डिवाइड करने में 10 मिनट चाहिए, तो 90% टाइम इंटरफेज में जाएगा। ये जो आपको यहाँ से यहाँ तक ब्लू वाला एरो दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा इंटरफेस है 90% टाइम। हम इंटरफेज को डिवाइड करते हैं G1 फेज मतलब ग्रोथ 1 फेज, S फेज मतलब सिंथेसिस फेज, G2 फेज मतलब ग्रोथ 2 फेज। G1 फेज में क्या होता है, सेलुलर कंटेंट एक्सक्लूडिंग द क्रोमोसोम्स आर डुप्लीकेटेड, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सब डबल हो जाते हैं, डुप्लीकेट हो जाते हैं, है ना, डबल हो जाते हैं। उसके बाद ये देखो लिखा भी यहाँ पे इंटरफेज। उसके बाद S फेज में क्या होता है, ईच ऑफ द 46 क्रोमोसोम इज डुप्लीकेटेड बाय सेल। तो मैंने आपको बताया जो जेनेटिक कंटेंट है, मतलब जेनेटिक मटेरियल है, वो डबल हो जाता है सिंथेसिस फेज में। डीएनए बनता है और यहाँ पे डीएनए की सिंथेसिस होती है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। G2 फेज में क्या होता है, द सेल डबल चेक द डुप्लीकेट क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पे अब क्या होता है, डीएनए का बनना रुक जाता है, लेकिन प्रोटीन यहाँ पे बनती रहती है ना, और मेकिंग और इसका रिपेयर ही होती रहती है, इसको ग्रोथ 2 फेज कहते हैं। उसके बाद जब सेल प्रिपेयर हो गई तो 90% टाइम तो यही हो गया, तो बाकी का जो बचा 10% टाइम होता है वो सेल साइकिल में होता है, डिवीजन में, है ना। तो इसको माइटोसिस या मियोसिस कुछ भी कह सकते हैं, मतलब इसको हम लिख सकते हैं एम फेज। तो एम फेज में सेल जब एंटर करती है तो मैंने आपको बताया कि एक तो सेल के पास चॉइस है कि दोबारा क्या हो जाए, डिफरेंशिएशन हो जाए, है कि नहीं, बताया था ना अभी। एक तो यस चॉइस सर। है कि सेल का डिफरेंशिएशन हो जाए, कोई काम ऑप्ट कर ले। दूसरा क्या चीज है, इट विल कंटिन्यू विद सेल साइकिल, ये सेल डिवीजन में कंटिन्यू बनी रहे, ठीक है। तीसरा क्या है, अरेस्ट हो जाए, है ना। बता सकते हो ये कौन सी ऐसी मतलब सेल्स होती है जो अरेस्ट हो जाती हैं? बहुत सारी होती हैं। हमारी जो इसकी सेल होती है, बोन मैरो में जो सेल्स होती है, दे आर रिजर्व सेल, अरेस्ट हो जाती है जीनोट स्टेज में, इसको जीनोट स्टेज बोलते हैं। ऊपर वाला डिफरेंशिएशन स्टेज बोलते हैं। क्लियर है?
यस सर। आपका मन हो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप बना लीजिएगा। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट क्लास में। तो पहले मैं आपको बताऊंगा ये सेल साइकिल, और फिर उसके बाद अगली क्लास में माइटोसिस और मेयोसिस। कोई डाउट हो पूछिए, कोई भी डाउट हो आपको, किसी भी तरह का कोई डाउट हो पूछो। नो सर। कोई डाउट नहीं? अच्छा, चलो ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, यस सर, थैंक यू। वेलकम बेटा।